आज हम मनु का जो सिस्टम है उसकी आगे चर्चा करने वाले हैं। मनु को जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये लेस इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ये पार्ट जो है इसका इतना विस्तृत वर्णन या विवेचन मनु के द्वारा नहीं किया गया है। इसके बजाय कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था पर ज़्यादा, कौटिल्य और शुक्र दोनों ने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर या राजपद को लेकर या राज्य को लेकर ज़्यादा विचार व्यक्त किए हैं बजाय मनु के। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि हम इस विषय को छोड़ दें या इस विषय को हम बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा सोचना नहीं है, ध्यान नहीं देना है। तो हम पढ़ रहे हैं मनु का जो है प्रशासनिक व्यवस्था, मनु की प्रशासनिक व्यवस्था। शासक है तो प्रशासन तो होगा ही, शासक के अंतर्गत ही प्रशासन का काम किया जाता है। जब शासक अपने दायित्वों का प्रत्यायोजन कर देता है तो वह प्रशासन बन जाता है। यानी प्रशासन वह व्यवस्था है जो कि शासक के द्वारा संचालित की जाती है या सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कार्यविधि अपनाई जाती है, उस कार्यविधि को या उन विधियों को या उन नियमों को किसका नाम दिया गया है? प्रशासन का नाम दिया गया है। तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम जो चर्चा करने वाले हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्वोच्च पद पर कौन बैठा है? राजा। राजा के दायित्वों, कर्तव्यों, योग्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आती है, इसकी सहायता करने के लिए आते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद की हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, कितने मंत्री होने चाहिए, संख्या, ठीक है, उनकी योग्यताएं, उनके दायित्व एवं कर्तव्य, कार्य प्रणाली, और कार्य प्रणाली के बाद हम देखेंगे मंत्रणा की गुप्तता। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद के अंतर्गत हम इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है हमारा जो प्रशासनिक जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है या किस तरह से काम करेगी। तो प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत वही राजा के क्या दायित्व होंगे, ठीक है, मंत्रियों के क्या दायित्व है वो तो हमने बात कर ली। मंत्रियों के द्वारा कार्य कैसे किया जाएगा ये भी हमने चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर राजा के बाद जो डिवाइडेशन किया जाएगा वो किया जाएगा पूर्व का प्रशासन किस प्रकार चलेगा और ग्रामों का या प्रदेश का, ग्रामों या प्रदेश का प्रशासन किस तरह का, यानी दो तरह के यहाँ पर डिवाइडेशन किए जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजा के द्वारा और मंत्री परिषद के द्वारा या अध्यक्षों के द्वारा किस तरह से कार्यवाही की जाएगी पूर्व और प्रदेश को संभालने के लिए। फिर आगे हम चलेंगे कि क्या इन पर, प्रशासन पर किसी तरह का नियंत्रण होना चाहिए क्या, या अनियंत्रित प्रशासन होना चाहिए। क्योंकि हमने बात की थी अगर अनियंत्रित होगा तो वहाँ पर किसका उद्भव हो जाएगा? अराजकता का। किसका जन्म होगा वहाँ? अराजकता का। ठीक है, इसलिए इस अराजकता या तानाशाही से बचाने के लिए इस प्रशासनिक प्रणाली पर भी क्या स्थापित किया जाएगा? नियंत्रण। और सबसे ऊपर जो पोस्ट है, उस सर्वोच्च सत्ता पर जो व्यक्ति बैठा है, सर्वोच्च सत्ता पर जो व्यक्ति बैठा है, अगर उसको नियंत्रित कर लिया जाएगा तो प्रशासनिक प्रणाली नीचे के स्तर की वो जो है वह भी नियंत्रित हो जाएगी। दो प्रकार का प्रशासन है, अब इस पर नियंत्रण एक तो किसका होगा? नैतिक और धार्मिक। राजा पर नियंत्रण किसका होगा? नैतिक और धार्मिक नियंत्रण होंगे। उसके अलावा संस्थागत नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, संस्थागत नियंत्रण। और संस्थागत नियंत्रण में कौन होगा? एक तो मंत्रिपरिषद से मंत्रणा करना, मंत्रिपरिषद से मंत्रणा,
यानी मंत्रिपरिषद का नियंत्रण होगा। ठीक है, यानी राजा किसी भी कार्य को करने के लिए अकेला स्वतंत्र नहीं है, या राजा का दायित्व है कि वह अपने मंत्रिपरिषद से चर्चा विचार विमर्श करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। तो जब राजा इस तरह से निर्णय लेगा तो मंत्रियों से परामर्श करना उसके लिए आवश्यक माना गया है। तो ये माना गया है, तो इसका मतलब मंत्रिपरिषद नाम की जो संस्था है वह राजा पर नियंत्रण स्थापित करती है, या राजा के जो निर्णय लिए जाने की जो कैपेसिटी है उसमें मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता को भी शामिल किया गया है। यानी राजा और मंत्रिपरिषद दोनों मिलकर उस राष्ट्र के लिए, उस राज्य के लिए बेस्ट डिसीजन लेने का काम करते हैं। तो इसी कारण हम कह रहे हैं कि ये जो राजा है यह निरंकुश नहीं हो सकता, और मनु ने राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए उस पर 2 प्रकार के नियंत्रण स्थापित किए हैं। आगे चलते हैं अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो मैंने कहा कि राजा सबसे बड़ा नियंत्रक है, तो राजा एक एक करके चलते हैं इनके पास। आप खुद भी जानते हैं कि किंग क्या करता है। अगर किंग नियंत्रित है तो क्या वहाँ का प्रशासन नियंत्रित हो सकता है क्या? तो राजा ही नियंत्रित नहीं होगा तो प्रजा भी नियंत्रित होगी क्या? हमारे यहाँ एक सेंटेंस चलता है, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा होगा वैसी ही क्या होगी, प्रजा होगी। तो ये आवश्यक है, बहुत आवश्यक है किसी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में कि जिस राजा को अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास क्या करना चाहिए? नियंत्रित ही करना चाहिए। अगर राजा अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, विषय भोगी होगा, कामी होगा, आलसी होगा, तो प्रजा में भी इसी तरह की भावनाओं का क्या होगा, विस्तार होगा। प्रशासनिक स्तर पर भी इसी तरह की कमजोरियां प्रशासन में इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसी व्यवस्थाओं से बचने के लिए हमें राजा को सबसे पहले क्या करना है, संतुलित करना। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हम सबसे पहले बात करें किसकी करें, पहले देखिए आप, जो हम कहने वाले हैं मनु ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको माना है, राजा को। संपूर्ण शासन व्यवस्था का प्रमुख राजा को माना है। ठीक है, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसीलिए राजा से अपेक्षा की जाती है, राजा या शासक से, क्या अपेक्षा की जाती है कि वह शासन कलाओं में निपुण होना चाहिए। निपुण होना चाहिए। इससे वह मंत्रिपरिषद व प्रजा में अनुशासन स्थापित कर पाएगा। यानी राजा पर जो दायित्वों के निर्वहन का जो भार डाला गया है वह उसके माध्यम से मंत्रिपरिषद और प्रजा में भी स्थापित होगा। और राजा स्वयं ही अगर किसी प्रकार से अव्यवस्थित है, अनियंत्रित है, आलसी है या शासन कलाओं में निपुण नहीं है, तो प्रशासन इनके माध्यम से भी प्रशासन में वह कमियां या दोष प्रशासनिक व्यवस्था में भी शामिल हो जाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है, कहने का मीनिंग इतना ही है कि आप राजा को आइडियल रखते हैं, यानी प्रशासनिक व्यवस्था में आइडियल रखा जाता है किसको, किंग को।
जैसा राजा होगा वैसा ही प्रजा और मंत्री परिषद और प्रशासनिक व्यवस्था का भी आचरण उसी प्रकार हो जाएगा। आगे देखें तो सबसे पहला व्यक्ति तो कौन हो गया प्रशासन में, मनु के अनुसार राजा हो गया। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में किसको शामिल किया जाता है, मंत्रियों, अध्यक्षों, अधिकारियों, व कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी शासक या कोई भी राजा किसी भी प्रकार से अकेला प्रशासन को नहीं चला सकता और वहाँ पर उसे सहयोग की आवश्यकता होती है और उसी सहयोग को हमने किसका नाम दे दिया है, प्रशासनिक दक्षताओं का, प्रशासनिक क्षमताओं का। जो जैसा जितना योग्य होगा वह उसी प्रकार से राजा का सहायक बन पाएगा या राजा को सहायता उपलब्ध करवाएगा। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ राजा के बारे में जान। ठीक है, तो हमारा पहला व्यक्ति कौन हो गया, शासक यानी राजा। तो हम यहाँ किस किस की बात करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राजा की करेंगे, मंत्री परिषद की करेंगे, ठीक है, पूर्व नगर या जनपद या जिसे राष्ट्र भी कह सकते हैं हम, के प्रशासन की करेंगे और नियंत्रण की करेंगे। चलिए तो आप देखिए, राजा जो कि सत्ता के या प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी या सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। तो यहाँ पर उसके माध्यम से तीन पक्ष बताए गए हैं राजा की योग्यताओं के या राजा के प्रशासनिक ढांचे के। तो वो है एक तो नैतिक पक्ष, दूसरा है वांछित योग्यताएं और तीसरा है कर्तव्य के प्रति निष्ठा। ये तीनों चीज़ें जब तक राजा में नहीं होंगी तो राजा एक प्रभावी प्रशासक के तौर पर काम नहीं कर पाएगा। शासक हो सकता है, अनैतिक रूप से भी शासक होते हैं, नैतिक रूप से भी शासक होते हैं। कुछ शासक सत्ता के बल पर प्रशासन करते हैं, लेकिन वह अच्छी जो इमेज होती है या जो राजा का धर्म जो माना जाता है या प्रजा में जो राजा की छवि का निर्माण जिन तत्वों से होता है वे तत्व ये तीन हैं जो मैंने आपको भी बताया। अगर ये नहीं है तो शासक तो बेशक आप हो जाएंगे ताकत या वंशानुगत रूप से, लेकिन आप अच्छे प्रशासक के तौर पर गिने नहीं जाएंगे। अच्छा प्रशासक होने के लिए आपको इन तीनों तत्वों में क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। देखें आप, राजा प्रशासन का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। व्यक्ति या पदाधिकारी कहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। अतः उसकी योग्यताओं का, अतः राजा का सक्षम होना अति आवश्यक है। इसीलिए
वो तो हमको भी पता है, हम सब अपने अपने घर के किंग हैं या राजकुमार मान सकते हैं। आपके पापा किंग हैं तो आप उनके राजकुमार हो गए, अगले टाइम पर आप उनके बाद उस घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे समय में आपको खुद को भी पहले भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करें, ताकि हम जो हमारे फादर या जैसे किसी किंग के पिता ने जैसे उस शासन को चलाया था वह उसको उससे आगे लेकर जाए। क्योंकि हमने बात की है कि इसीलिए शासक के प्रशासक के रूप में तीन पक्ष बताए गए हैं, तीन पक्ष बताए गए हैं, ठीक है। पहला पक्ष तो हो गया नैतिक गुण या जिसको नैतिक पक्ष कहेंगे, यानी मॉरलिटी के आधार पर भी वो ईमानदार होना चाहिए, उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए सत्य को धारण करने की, अन्याय का बहिष्कार करने की, अन्याय का प्रतिरोध करने की, इस तरह की। आगे हैं कार्यकारी शक्तियां या योग्यताएं, और फिर है कार्य के प्रति निष्ठा। कार्य के प्रति निष्ठा, ये तीन जो पक्ष हैं शासक के, इन तीन पक्षों के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई राजा कितना योग्य है, कोई राजा कितना कम योग्य है, या प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजा कितना महत्वपूर्ण माना जाएगा। अगर वह इन तीनों क्षमताओं में या तीनों दक्षताओं से युक्त है या तीनों पक्षों में संतुलन बनाते हुए अपनी योग्यताओं का निर्वहन कर रहा है या उनमें वृद्धि कर रहा है, तो राजा अच्छा प्रशासनिक व्यक्ति भी माना जाएगा। तो नैतिक गुणों, आप एक एक करके इसको लिखवा देता हूं मैं। नैतिक गुणों के अंतर्गत क्या होना चाहिए राजा में? सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो है वो है विनयशीलता। लिख लें, ठीक है। किसके लिए आवश्यक है? प्रत्येक शासक के लिए आवश्यक है। विनय क्यों? कि किसी बात का आप अहंकार नहीं करें, किसी भी गुण अवगुण संपत्ति या कार्य के प्रति क्या नहीं हो, आप में अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि जैसे भगवान राम, जब शिव जी का धनुष तोड़ा गया था राम के द्वारा, राजा राम तो नहीं थे, वो तब राजा नहीं बने थे, लेकिन राजकुमार थे, यानी भविष्य में आने वाले राजा थे। जब शिव का धनुष उनके द्वारा तोड़ा गया तब परशुराम क्रोध से उफनते हुए, चिल्लाते हुए, झल्लाते हुए या श्राप देते हुए या जो भी हैं, अपने क्रोध को व्यक्त करते हुए जब आ रहे हैं, तो राम जो हैं, लक्ष्मण जी को फिर भी क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो भी कहते हैं शेषनाग के अवतार हैं, तो वो भी गुस्से में आ रहे हैं उफनते हुए, तो दोनों टकरा रहे हैं, शब्दों के बाण चल रहे हैं, व्यंग्य बाण चल रहे हैं। लेकिन वहाँ राम बड़ी विनम्रता के साथ क्षमा मांगते हैं परशुराम से कि मैंने जो कृत्य किया है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ये अज्ञानवश या किसी और समस्या की वजह से ऐसा ये शिव धनुष टूट गया, मेरी कोई मंशा नहीं थी। मतलब समर्थ होते हुए भी, ईश्वर विष्णु का अवतार होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी, निर्दोष होते हुए भी उन्होंने गुरु के प्रति या सामने वाले व्यक्ति के प्रति विनम्रता का प्रदर्शन किया। यही कारण है कि आगे प्रत्येक शासक के लिए प्रत्येक परिस्थितियों में, परिस्थितियां कई बार इसी प्रकार की आती हैं कि आप चाहते हुए भी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, या फिर किसी अन्य बात से आप में घमंड या अहंकार या गर्व की इतनी ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है कि आप प्रत्येक सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ मानने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति से राजा को बचाने के लिए हो सकता है, अभी बात करेंगे हम, राजा अगर छोटा भी है लेकिन उसमें विनयशीलता का गुण है
तो वह बड़े से बड़े संकट से अपने आप को निकाल सकता है, बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है, सहायता प्राप्त कर सकता है। अगर उसमें अहंकार है तो कितना ही बड़ा शासक हो, उसका पतन या उसका नष्ट होना संभव है। अभी निकट भविष्य में ये संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं कि वह व्यक्ति शीघ्र ही क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो आप देखिए विनयशीलता का क्या प्रभाव पड़ता है, या विनयशीलता क्यों आवश्यक है। विनयशीलता से राज्य की संपत्ति शांति, संपत्ति के साथ साधन, धन, संपदा, कीर्ति आदि में वृद्धि होती है। यानी ये चीज़ें तभी बढ़ सकती हैं जब आप में शालीनता हो, विनम्रता हो, आप में किसी तरह का कोई ईगो नहीं हो। आप में अगर ईगो आ जाएगा या अहंकार आ जाएगा तो आपका पतन उसी दिन से क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और उस पतन के कारण राज्य को भी, व्यक्ति को भी और राज्य को भी नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि राजा को क्या होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए। आगे देखें, और जो दूसरी योग्यता बताई जा रही है वो इसी के अंतर्गत है। अभी तो नैतिक गुणों के अंतर्गत 10 व्यसन बताए गए हैं लगभग। व्यसन का मतलब क्या हो गया, लत, किसी चीज़ की क्या लग जाना, लत। तो क्या क्या लत हो जाती है राजा को, अभी आपको लत का उदाहरण पता ही है, शिकार, मृग्या जिसको कहते हैं, जुआ, मृग्या यानी शिकार करना, मदिरापान, दिन में सोना, स्त्री में आसक्ति, स्त्री में अत्यधिक आसक्ति, ठीक है। इस तरह के दुर्व्यसन जो हैं, नाच गान, आसक्ति आदि व्यसन जो हैं उनसे राजा को दूर रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि ये जो व्यसन है, लत है, ये प्रारंभ में हो या नहीं हो, आने वाले टाइम में हो सकती है, और कभी कभी इतनी अत्यधिक मात्रा में हो जाती है कि राजा अपने राजपाट को भूलकर अन्य कार्यों में लगा रहता है। आपने सुनी होगी ये कहावत कि जब रोम चल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। अब बंसी बजाना का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अपने व्यसन में या अपने शौक में या अपनी आदतों से, लतों से वो क्या था, परेशान था, तो या उनमें लगा हुआ था, या उनको उसकी इतनी ज़्यादा लत लग गई थी कि वह प्रशासन पर ध्यान नहीं दे पा रहा। तो अंत तो गत्वा क्या हुआ, उस प्रशासन को, नीरो को क्या होना पड़ा, नष्ट होना पड़ा। तो ऐसे इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपने व्यसनों से क्या रहें, दूर रहें। जितना एक प्रशासक अपने आप को नैतिक रूप से मजबूत बनाकर रखेगा, उतना ही प्रशासन में उसकी भागीदारी या दक्षता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो 10 व्यसन हैं, और ये किससे उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखें, काम से, काम भावना से इनका संबंध है। तो काम को नियंत्रित करेंगे तो मतलब ये इसका समाधान भी बता रहे हैं। अगर आप काम भावनाओं को नियंत्रित कर लेंगे एज ए किंग, तो आप में ये जो व्यसन है, ये व्यसन भी क्या हो जाएंगे, अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम चलें तो अगला हमारा बिंदु इसी में है, आवश्यक योग्यताएं। अब आवश्यक योग्यताओं से मतलब क्या हो गया, आप अगर दक्ष हैं, आप में योग्यता है, तो उस योग्यता के साथ साथ कुछ दुर्गुण भी लिख लीजिए आप मेरे हिसाब से। पहले इनको देख लें एक बार। सर्वोत्तम कौन है, राजा। तो शासन कलाओं में क्या होना चाहिए, उसको निपुण होना चाहिए। निपुण होगा तो ही किसको नियंत्रित करेगा, मंत्रिपरिषद को और प्रजा को। किस किस को शामिल किया जाता है, इन्हें, किसके साथ, राजा के साथ। तो राजा, मंत्रिपरिषद, पूर्व और जनपद का प्रशासन, और इन दोनों व्यक्तियों पर
या इस पर मुख्यतः नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो राजा ही क्यों? क्योंकि वो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है किसका? प्रशासनिक व्यवस्था का। तो राजा का सक्षम होना अति आवश्यक है। सक्षम होने के लिए राजा के 3 बताए गए थे, उनमें से पहला कौन सा है? नैतिक गुण। और नैतिक गुण के अंतर्गत हम बात करें कि उसके अंदर विनम्रता का या विनयशीलता का सर्वाधिक उपाय होना चाहिए। ठीक है, तो राजा को विनयशील होने के साथ साथ 10 व्यसनों से यानी लत से दूर रहना चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए इनका। विनयपूर्ण या विनयशील राज्य में संपत्ति, साधन, संपदा, कीर्ति आदि में वृद्धि होती है। कुछ 8 दुर्गुण बताए गए हैं। परधन को हड़पना, किसको हड़पना? कुछ ही लिख देता हूं मैं, आपको ध्यान रहे। परधन को हड़पना यानी कटु शब्द बोलना, कटु शब्द बोलना, कठोरता, द्रोह, दुस्साहस आदि। ये 8 दुर्गुणों में से कुछ दुर्गुण मैंने आपको लिखवाए हैं। इनसे भी राजा को क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। ठीक है, 8 दुर्गुणों से। ये पहली विशेषता हो गई शासक की। नैतिक गुणों में क्या होना चाहिए? वो निपुण होना चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि राजा के पास आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरा है आवश्यक योग्यताएं कार्य संबंधी। शासक जो कि सर्वोच्च पदाधिकारी है, तो उसके व्यक्तित्व में भी कुछ ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जिन्हें हम एज ए शासक याद कर सकते हों। शासक में कुछ आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए ताकि प्रशासनिक कार्यों को दक्षतापूर्वक किया जा सके। कौन कह रहे हैं? मनु कह रहे हैं। तो मनु के अनुसार शासक, ठीक है, कैसा हो? शूरवीर हो, शूरवीरता का गुण होना चाहिए सबसे पहले। तो उसके बाद बात आती है कि वह क्या करे? पराक्रमी हो, शूर हो, पराक्रमी हो, पराक्रम होना चाहिए उसमें। यानी युद्ध के सुरक्षा से संबंधित तथ्यों की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आ रही है बात चातुर्य होना चाहिए, चतुरता। उसके बाद आ रहा है कि परिस्थितियों के अनुसार मृदु वह कठोर होने की क्षमता होनी चाहिए, कठोर होने की क्षमता होनी चाहिए। यानी साहसी होगा शासक तो किसी भी व्यवस्था के खिलाफ कार्य कर सकेगा। समयानुकूल आचरण करने वाला हो,
यानी जैसी परिस्थितियाँ हो वो तो है ही, लेकिन उस समय मान लो परिस्थितियाँ कभी हमें शांत रहने के लिए कहें और सेम परिस्थिति आ जाए और हम उनका अच्छी प्रकार से आकलन करने के बाद अगर शांत रहना आवश्यक माना जाता है तो शांत रहें, और यदि किसी प्रकार का कोई कठोर डिसीजन लेना हो तो वह लें। मतलब यहाँ पर सैनिक शक्तियों को देख कर और यहाँ पर शांति काल के समय भी परिस्थितियों के अनुकूल क्या करें, आचरण करें। तो ये शासक की दूसरी व्यवस्था हो गई या दूसरी विशेषताएं हो गई। ये सारी ऐसे गुणों से युक्त शासक उत्तम शासक कहलाते हैं, उत्तम शासक बनने योग्य होते हैं। ठीक है, आगे चलें हम। दूसरा जो था आवश्यक योग्यताएं वो हो गई है, ये होनी चाहिए वो गुण। यानी आप पहले तो बेसिक जैसे आप पढ़ते हैं, ये कैसी चीज़ें, पहले तो आप 10th तक पढ़ते हैं, कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब उन कॉमन सब्जेक्ट के बाद आपकी विशेष योग्यताएं आती हैं 11th से 12th तक, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद कोई रिसर्च वगैरह करेंगे। तो ऐसे आपके गुणों की और योग्यताओं में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो जितना जो व्यक्ति योग्यताएं अर्जित करेगा उसकी मानसिक क्षमताओं के साथ साथ उस शारीरिक क्षमता तो विकसित अवस्था के साथ होती रहती है, कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मानसिक क्षमताओं में वृद्धि क्या होती रहती है, निरंतर वो अच्छी होती जाती है। और पहले से ज़्यादा विस्तृत क्षमताओं में क्या होता है, उनके कार्य अच्छा करने की कैपेसिटी आती जाती है। तो नैतिक गुणों में जो व्यक्ति अच्छा है उसको बाद में ये योग्यताएं अर्जित करनी होंगी अच्छा प्रशासक बनने के लिए, जिस प्रकार आपकी 10th, 11th, 12th से लेकर आप आगे बढ़ते जाते हैं। फिर आगे देखें आप, जो इसका तीसरा गुण है कर्तव्य के प्रति निष्ठा। तीसरा जो गुण है वो माना गया है या पक्ष है कर्तव्य के प्रति निष्ठा। अब इसका सीधे से सीधा मतलब यही है कि आप में आलसीपन नहीं होना चाहिए, आप किसी बाहरी दबाव से सत्यवादी नहीं हो, आप किसी बाहरी दबाव से शूरवीर नहीं हो, आप किसी लालच में पराक्रम नहीं दिखाएं, या आप चतुरता दिखाने के लिए अपने निजी स्वार्थों के लिए चतुर नहीं हो जाएं, आप अपने कोष को भरने के लिए या प्रजा पर अपना प्रभाव या प्रजा पर अपनी दादागिरी दिखाने के लिए आप किसी प्रकार से कठोर या मृदु नहीं हो जाएं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपका जो कर्तव्य है उसकी आपने नैतिक जिम्मेदारी भी ली और आपने उससे संबंधित योग्यताएं भी अगर अर्जित कर ली, लेकिन फिर भी ठाले होकर बैठे रहे, या आपने कहा नहीं राजवाद कुछ नहीं होता है, जो होना है वो ईश्वर अपने आप करता है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ऐसा विचार मन में नहीं लाना चाहिए। अगर आपको कोई दायित्व दिया गया है, आपको शासक के रूप में जिम्मेदारी कोई दी गई है, तो आपका ये दायित्व है कि आप उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और ये सोचकर न करें कि ये कोई बाहरी दबाव है, या किसी के डर से नहीं करें, किसी के भय से नहीं करें। ये वैसी ही बात है जैसा आपको पढ़ने के लिए कहा गया है, तो आप पढ़कर क्या करेंगे। पहला प्रश्न तो ये आना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ूँ, फिर आता है किसके लिए पढ़ूँ, फिर आता है कैसे पढ़ूँ, फिर आता है क्या पढ़ूँ। तो इस तरह की बात यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं खुद के आत्मविकास के लिए, ठीक है, तो आप आसानी से अच्छे, बहुत ज़्यादा डीप में अच्छे, बिना किसी के बाहरी दबाव या प्रलोभन के आप पढ़ेंगे। और जब आप ऐसा पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा स्थायी होगी, वो योग्यता आप में ज़्यादा अच्छी निखर कर सामने आएगी। लेकिन आप फेल होने के डर से पढ़ रहे हैं, पापा मम्मी के डर से पढ़ रहे हैं, सोसाइटी में मार्कशीट कैसे दिखाएंगे इस डर से अगर पढ़ रहे हैं, तो आप में रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा आएगी, आप में उस पढ़ाई से भागने की प्रवृत्ति ज़्यादा आएगी। आप इतना ही पढ़ेंगे कि हाँ पास हो जाएं। कुछ लोग तो इतना ही पढ़ते हैं, कुछ लोग आर्ट्स लेते भी इसलिए शायद उनकी मानसिकता का पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो विषय हैं उन विषयों के साथ साथ, तो वो जो आप जिस भावना से पढ़ने बैठे हैं वैसी ही भावना या निष्ठा की बात यहाँ पर की जा रही है अगर आप प्रशासक के तौर पर किसी राज्य के राजा बनते हैं। तो इसमें देखें आप,
शासक का अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक है। बोझ लेकर नहीं करे। क्या लेकर नहीं करे? वो बोझ नहीं माने, क्योंकि अगर बोझ मानेगा तो शायद वह स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह पाएगा कि जो भी उसके कार्य हैं, जैसे दानशीलता, न्यायप्रियता, प्रजा कल्याण, आदि कर्तव्यों को वह इनके प्रति निष्ठा के आधार पर ही कुशलता पूर्वक कर पाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि राजा दान क्यों देना चाहेगा, दान का क्या महत्व है, या दान क्यों दिया जाना चाहिए। ये एक प्रवृत्ति होती है शासक को नियंत्रित करने की। अगर राजा में दानशीलता नहीं है, वह सिर्फ लेना ही सीखेगा या दूसरों को प्रताड़ित करके अपने कोष में वृद्धि करना चाहेगा, तो उसकी मानसिकता ऐसी होती जाएगी और वह धीरे धीरे कठोर होता जाएगा। जैसा कि हमने उसके गुणों में पहले पढ़ा कि शासक को कठोर नहीं होना चाहिए। तो शासक को कठोरता से बचाने के लिए क्या करना है, उसमें दानशीलता होनी चाहिए। दानशीलता उसमें अपने शासन के प्रति निष्ठा के बदौलत ही आएगी। जिसको भी दान देगा तो दान देने की प्रक्रिया में निष्ठा होगी तो ही देगा, नहीं तो उसके विचार कुछ और भी हो सकते हैं। आलसी है, कामचोर है, मैं किसी को दान नहीं दूंगा, या मैं दान क्यों दूं, मैंने स्वयं अर्जित किया है, अपने पराक्रम से किसी चीज़ को अर्जित किया है, तो मैं उसे डोनेट किस तरह से कर सकता हूँ। ऐसे विचार भी राजा के मन में आ सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ दानशीलता का काम रखा गया। न्यायप्रियता, क्योंकि अगर राजा न्यायप्रिय नहीं होगा तो वह क्या करेगा कि अब राज्य एक दिन स्वतः ही अन्याय के आधार पर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जहाँ प्रजा कल्याण नहीं होता है, प्रजा के कल्याण को बोझ मानकर नहीं करना है। राम ने सिर्फ एकमात्र व्यक्ति के कहने से अपनी पत्नी का, और वो व्यक्ति कौन था, उनका प्रजा का पार्ट था, तो ऐसे व्यक्ति के कहने मात्र से अपनी पत्नी का क्या कर दिया, त्याग कर दिया था। तो वहाँ पर क्योंकि प्रजा कल्याण में उनकी निष्ठा थी, नहीं तो वो भी कह देते एक प्रजा ही तो है, अगर वो दुखी भी रह जाती है तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, मैं सीता का त्याग नहीं करूँगा, ऐसा कह सकते थे। लेकिन उनका खुद का मानना था कि नहीं, प्रजा कल्याण मेरा नैतिक दायित्व है, प्रजा का कल्याण करना राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य है, लक्ष्य है, मेरी मोक्ष प्राप्ति में प्रजा कल्याण एक सहायक तत्व है। ऐसा अगर वो मानता है तो वो प्रजा के कल्याण के लिए काम करेगा। तो इस प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए। राजा त्रयी वार्ता आन्वीक्षिकी के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करे, अपने दायित्वों का निर्वहन करे। ठीक है, ये तीनों तो हैं ही, उसके अलावा फिर चौथी भी इन्हीं के साथ है। अगर ये तीनों सफल नहीं हो तो ऐसे समय में फिर दंड नीति का पालन करें, यानी उससे पीछे नहीं हटे। राजा कठोर भी हो, ये जैसा हमने कहा है, तो इसको इसके साथ रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। राजा मृदु और कठोर होने की क्षमता हो, यानी दंड नीति का पालन करने में भी क्या हो, सक्षम हो। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि शासक में कहीं ना कहीं उसकी योग्यताओं में
कमी मानी जाएगी। तो उन कमियों से बचने के लिए शासक को दंड नीति का पालन करना चाहिए। ये नियम कायदे कानून तय करने वाली नीतियाँ हैं जिनको हम कौटिल्य में और बड़े ध्यान से पढ़ने वाले हैं। आगे चले, अब हम बात कर रहे थे हमारे दूसरे टॉपिक की। राजा हमने पढ़ा, राजा के कर्तव्य या योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उन तीनों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम आगे चलते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद आप जानते हैं वर्तमान समय में भी मंत्रिपरिषद है और जो बहुत अच्छा काम करती है। मंत्रिपरिषद मंत्रियों के समूह को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राजा, राजा के बाद मंत्रिपरिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद से हमारा तात्पर्य हो गया कि ऐसा समूह या ऐसे योग्यतावान व्यक्तियों का समूह जिन्हें राजा के द्वारा अपने कुछ दायित्वों और अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है, और वह समूह जिसके प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में अपनी विशेष योग्यता का प्रदर्शन करते हैं या राजा को उन क्षेत्रों में उचित सलाह देने का कार्य करते हैं। तो ऐसे समूह को हमने किसका नाम दिया? मंत्री समूह का या मंत्री परिषद का। तो मंत्री परिषद में हम ध्यान रखेंगे, पहले तो आप देखें क्या आधार रखा गया है। इसके दो आधार, मंत्री परिषद के निर्माण के दो आधार हैं। एक तो पहला क्या है कि शासक की सहायता के लिए, ठीक है। और दूसरा आधार क्या है कि राजा अपनी प्रशासनिक शक्तियों का अकेले या एकमात्र सर्वे सर्वा के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह अनावश्यक हो जाता है या राजा को निरंकुशता या तानाशाही की तरफ ले जाया जा सकता है इस व्यवस्था के माध्यम से। तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि शासक की सहायता करने के लिए किसकी स्थापना की गई है? मंत्रिपरिषद की। जैसा हम आगे भी पढ़ेंगे संस्थागत नियंत्रण की बात करेंगे तब, ठीक है। पहले तो सहायता की बात हो गई, और दूसरा मनु के अनुसार राज्य की प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग अकेले करना अव्यावहारिक व अनुचित है। यानी मनु खुद भी मानता है कि राजा के द्वारा जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? अव्यावहारिक है, अनुचित है, अगर वो अकेला ही उन शक्तियों का क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। ठीक है। यानी राजा को नियंत्रित करने के लिए या राजा के द्वारा जो शक्तियां हैं, अब ये तो सीधी सी बात है, ये तो आपको पता है कि अकेला कोई राजा प्रशासन संभाल सकता है क्या? जितना बड़ा राज्य होता जाएगा, छोटे स्तर पे तो फिर भी ठीक है, गांव ढाणी या किसी छोटे से कस्बे का संभाल रहा है तो संभाल लेगा,
ये उसी तरह है, अगर आपके कॉलेज से चर्चा की जाए तो क्या कोई अकेला टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है क्या? और पढ़ा लेगा तो क्या मैनेजमेंट संभाल लेगा क्या? मैनेजमेंट संभाल लेगा तो क्या और जो कभी आपदाएं विपदाएं संकट आएंगे उन्हें संभाला जा सकता है क्या? तो हर व्यक्ति के माध्यम से उस हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर है, मैनेजमेंट के लिए अलग व्यक्ति है, उन पर सब पर कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टर नाम की जो पोस्ट है उसको इन्वॉल्व किया गया है। अगर कोई कहता है कि मैं सारा अकेले ही कर सकता हूँ तो या तो वो सफ़ेद झूठ कह रहा है, या फिर वो उतनी दक्षता से नहीं कर पाएगा, या फिर उसका संगठन कैसा है, छोटा है। जितना बड़ा संगठन होगा, महान होगा, विशाल संगठन होगा, समृद्ध संगठन होगा, उतना ही उसमें शक्ति का प्रत्यायोजन किया जाना आवश्यक होगा, और शक्ति का प्रत्यायोजन किया जाएगा तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? मंत्री परिषद की। समझ में आ रही होगी आपकी बात? आप फैमिली में भी देखते हैं सारे काम एक व्यक्ति नहीं करता है, या एक व्यक्ति सारे काम नहीं करता है, ठीक है, या सारे व्यक्तियों को सारे काम करने की भी छूट नहीं होती है। सबको अपना अपना क्राइटेरिया निश्चित कर दिया जाता है कि आपको ये करना है और आपको ये काम करना है, ठीक है। तो दो आधार रखे गए, एक तो ये और दूसरा ये मनु के अनुसार क्या है कि अव्यवहारिक है। तो शासक को या प्रशासन को व्यवहारिक बनाने के लिए राजा के द्वारा शक्तियों का क्या किया जाता है? वितरण कर दिया जाता है। इसीलिए शासक के द्वारा शक्तियों का प्रयोग संस्थागत या तो अतः शासक द्वारा प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग संस्थागत रूप से करना चाहिए। संस्थागत रूप से करना चाहिए। यही व्यवस्था वर्तमान में भी है। वर्तमान में भी क्या करते हैं शासक? इसी प्रकार से मंत्री परिषद के माध्यम से प्रशासन संभालते हैं, जवाबदेही निश्चित की जाती है। हालांकि अंतिम जवाबदेही शासक की है, मंत्री परिषद की नहीं है, ठीक है। वर्तमान में भी शासक के द्वारा ही इस प्रकार के काम किए जाते हैं। आगे चले, अब हम बात करें मंत्रियों की संख्या की। मनु के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या निश्चित नहीं की गई है, मतलब फिक्स पैरामीटर नहीं किया गया है। जैसा कि अपने वर्तमान में कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं आज की तारीख में। आज तो फिक्स कर दिया है 15% विधानसभा की सीटों का। लेकिन फिर भी 8 से 10 मंत्री होने चाहिए। और आवश्यकता होने पर अधिक मंत्रियों को नियुक्त किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए वर्तमान में तो ये निश्चित कर दिया गया है। वर्तमान में कितने हो सकते हैं मंत्रियों की संख्या? स्टेट की जो सीट है उन सीट का मैक्सिमम 50% मंत्रियों के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें
मनु के समय में ऐसा कोई निश्चित पैरामीटर नहीं था कि कितने मंत्री होंगे, लेकिन उसने कहा फिर भी 8 या 10 मंत्री हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 8 या 10 मंत्री हो सकते हैं। और 8 या 10 मंत्रियों की संख्या को भी बाद में क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। आगे देखें आप, आगे बढ़ाया जा सकता है का मतलब आवश्यकता होने पर घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। अब योग्यताओं की बात करेंगे। मंत्री परिषद राजा के बाद सर्वाधिक या राजा के समवर्ती शक्तिशाली अंग है जो कि प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या वह राजा की नीतियों को, प्रशासनिक योग्यताओं को या प्रशासनिक कार्यों को प्रजा के समक्ष रखने का काम किया जाता है मंत्री परिषद के द्वारा। अतः मंत्री परिषद के सदस्यों का योग्य और अपने कार्य में दक्ष होना अति आवश्यक गुण माना गया है। इसके अनुसार अगर हम देखते हैं, देखें पहले तो स्थिर प्रज्ञा, आत्म प्रज्ञा एक ही बात है। राजा भक्ति नहीं लिखे मैंने, राजभक्ति लिखे, नहीं राज्य के प्रति जिम्मेदार हो, ठीक है ना। कहीं कहीं मंत्रियों से अपेक्षा की गई है कि वह सैनिक योग्यताओं से भी, यानी योग्यता, आपने मंत्री का नाम सुना होगा, ज़्यादा पुराना नहीं जाएंगे, चंद्रवरदय का नाम सुना है। वह पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और एक योग्य मंत्री भी थे, और वह तलवार चलाने में या हथियारों के संचालन में कुशल व्यक्ति भी थे, यानी एक कुशल योद्धा भी थे, मंत्री भी थे और पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे। तो ऐसी बात हम कर रहे हैं तो धर्मात्मा होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए, सैनिक योग्यताओं से पूर्ण होना चाहिए, इसी तरह आप ये ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति होगा वह शस्त्र विद्या में निपुण होने के साथ साथ इन सभी कार्यों में दक्ष होना चाहिए। मतलब राजा के साथ, राजा को जब आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पहले ही बताया, अभी कर्तव्य में बात करेंगे तो राजा को मंत्री परिषद के द्वारा क्या किया जाता है? सलाह दी जाती है, राजा का मार्गदर्शन किया जाता है। तो अगर वह खुद सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं होगा तो सैनिक क्षेत्रों में किसी प्रकार की सलाह नहीं दे पाएगा, धर्मात्मा नहीं होगा तो धर्म के मामले में या राजा के आचरण के व्यवस्थित नहीं रहने, या राजा जब पद से भ्रष्ट हो रहा है या अपने दायित्वों से भ्रष्ट हो रहा है तो ऐसे मामलों में वह जानकारी नहीं दे पाएंगे। राजभक्त होना चाहेगा, राजा का भक्त होगा तो शायद वह राजा चापलूस जिसको कहते हैं उस प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, तो उससे भी अंततोगत्वा राजा और राज्य दोनों नष्ट होने की संभावना हो जाती है। तो ऐसे विषय में राजभक्त जो व्यक्ति होगा, देशभक्त, राष्ट्रभक्त जिसको कह देते हैं, ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति को भी संतुलित करेगा जो कि प्रशासन के तौर पर शासक बना हुआ बैठा है। इसमें देखें इम्पोर्टेंट बात यही है, यहाँ भी मनु शूद्र वर्ण के प्रति
के प्रति पूर्वाग्रह रखते हुए उन्हें मंत्री बनाए जाने का समर्थन नहीं करते हैं। समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है। शासक कैसा भी हो, किसी भी पोजीशन में हो, वह किसी भी स्थिति में किसी भी शूद्र को मंत्री बनाए जाने का समर्थन नहीं करे या उसे मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये बातें हो गई मंत्रिपरिषद की योग्यता के संबंध में, यानी मंत्रिपरिषद किस किस तरह से क्या क्या कार्य कर सकता है। देखें आप, जिस प्रकार न्यायाधीश में ब्राह्मण वर्ग को वरीयता दी गई थी, वैसे यहाँ पर भी ब्राह्मण वर्ग को वरीयता दी जाती है। यानी ये कहा गया है कि मनु उच्च कुल के ब्राह्मणों से या मंत्रियों से परामर्श करे। आगे चलते हैं दायित्वों को लेकर। दायित्व एवं कर्तव्य मंत्री परिषद के या मंत्रियों के दायित्व एवं कर्तव्य। ठीक है। तो सबसे पहला दायित्व तो हमने पहले भी चर्चा की है कि प्रशासक को या राजा को क्या देना, प्रशासनिक कार्यों में परामर्श देना। ठीक है। अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना। ठीक है। और प्रजाजनों के व्यवहार का भी, प्रजाजनों के व्यवहार का परीक्षण करना, यानी उनके व्यवहार आचरण पर भी क्या रखना, नज़र रखना। संकट काल के समय
राजा को धर्मानुकूल आचरण